एक बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है, पर एक दिन हर रोज़ की तरह सुबह जब अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, उसके बाद दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। और आखिरकार 2 दिनों बाद उस व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और अपराधी को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, तो वाकई में उसे देखने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, और इसी गौतम बुद्ध नगर का एक थाना पड़ता है सूरजपुर। सूरजपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है पक्षी विहार, और इसी पक्षी विहार इलाके का रहने वाला आलोक सिंह। आलोक जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। आलोक के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रियंका जिसकी उम्र है 30 साल। आलोक जो मेहनत मजदूरी कर थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। बात कर रहा हूँ मैं 29 नवंबर 2023 की सुबह, जब आलोक हर रोज़ की तरह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है और शाम के वक्त जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, प्रियंका अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब आलोक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से प्रियंका लगातार अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन आलोक का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। इसलिए प्रियंका अब ये सारी बातें अपने पड़ोस का रहने वाला आलोक का ही बड़ा भाई रामवीर सिंह से जाकर बताती है। इधर रामवीर को जब मालूम चलता है कि उसका भाई अभी तक घर पे नहीं आया है, रामवीर के भी जितने भी जानने वाले लोग होते हैं उन सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करता है, पर बावजूद इसके आलोक के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी आलोक जब अपने घर पे नहीं आता है, अगले दिन 30 नवंबर 2023 को रामवीर इसी सूरजपुर थाने में जाता है और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रामवीर को घर भेजते हुए ये आश्वासन देती है कि हम बहुत जल्द ही आलोक को ढूंढ निकालेंगे। इधर पुलिस आलोक को अभी ढूंढ ही रही थी कि तभी अगले दिन 1 दिसंबर 2023 को इसी सूरजपुर थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मिक्सन ग्रीन सोसाइटी सड़क किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। व्यक्ति जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि आलोक ही था। पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान थे। उसके कपड़े पे जो खून लगा हुआ था लगभग सारा सूख चुका था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद आलोक की हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई है। पुलिस जैसे ही आलोक को पहचान लेती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी उसके बड़े भाई रामवीर सिंह को देती है। रामवीर को जैसे ही मालूम चलता है वो घटनास्थल पर पहुंचता है और अपने भाई की डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेता है। पुलिस सबसे पहले रामवीर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर रामवीर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी प्रियंका ने किया है, क्योंकि प्रियंका का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम है रवि कुमार। रवि जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसी मिक्सन ग्रीन सोसाइटी का रहने वाला है। पुलिस रामवीर से पूछताछ करती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्या तुमने कभी इन दोनों को एक साथ देखा है। इस पर रामवीर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरा भाई बेहद ही सीधा साधा इंसान था, न जाने प्रियंका ने आलोक के ऊपर कौन सा जादू चला दिया था कि आलोक को अपने पत्नी के ऊपर कभी शक ही नहीं होता था। रवि जो अक्सर उसके घर ही नहीं जाता था बल्कि प्रियंका से मुलाकात भी करता था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रियंका और रवि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को रवि के ऊपर शक तो हो जाता है, लेकिन पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ रामवीर के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत रवि और उसके दोस्त अशरफ अली के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन दोनों से पूछताछ करने के लिए इनके घर पे जाती है, जहां से पुलिस इन दोनों को कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर रवि से आलोक की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब रवि से कहती है कि आलोक की हत्या कर दी गई है और उसका हत्या तुमने ही किया है, ये सुनकर रवि भी एकदम से चौंक जाता है। कहता है कि साहब कैसी बातें कह रहे हैं, भला मैं आलोक की हत्या क्यों करूँगा, क्योंकि मैं उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता था। पर जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उससे कहती है कि अगर तुम उसे अपने बड़े भाई की तरह मानते थे तो फिर उसकी पत्नी के साथ में
तुम्हारा प्रेम प्रसंग क्यों चल रहा है। जैसे ही प्रेम प्रसंग की बातें कहती है, रवि भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरा प्रियंका के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, पर मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आलोक की हत्या नहीं किया है। पुलिस रवि से पूछताछ करती है कि अगर तुमने उसकी हत्या नहीं किया है तो फिर आलोक की हत्या किया किसने है। इस पर रवि पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि आलोक की हत्या सर्वेश सिंह ने किया है। सर्वेश, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो आलोक के ही इलाके का रहने वाला है। सर्वेश का जब नाम लेता है पुलिस, अब रवि से सर्वेश के बारे में पूछताछ करती है। रवि पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल साहब, सर्वेश और प्रियंका के बीच में भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद प्रियंका ने सर्वेश को छोड़ दिया। उसके बाद से सर्वेश लगातार प्रियंका को परेशान कर रहा था। एक दिन प्रियंका इस बात की शिकायत अपने पति से कर दी। उसके बाद से आलोक और मैंने मिल करके करीब 3 दिन पहले सर्वेश की बीच बाजार में बुरी तरीके से पिटाई कर दिया। हो सकता है कि इसी वजह से सर्वेश ने आलोक की हत्या कर दिया हो। रवि जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को भी रवि की बातों में काफ़ी दम लगता है। इसीलिए पुलिस अब रवि के ही तहरीर पे सर्वेश के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब सर्वेश के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सर्वेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सर्वेश आलोक की हत्या के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है। इसीलिए पुलिस अब सर्वेश को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में जाता है और सर्वेश का लोकेशन पुलिस को बता देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस वहां पे जाती है और सर्वेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सर्वेश से आलोक की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सर्वेश मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सर्वेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद आलोक की पत्नी प्रियंका को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब प्रियंका और सर्वेश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से प्रियंका सर्वेश को अपने घर पे बुलाने लगती है और फिर अपने घर के अंदर ही उससे मुलाकात करने लगती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी आलोक को मालूम चल जाता है। आलोक को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के बगल का रहने वाला सर्वेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, आलोक अपनी पत्नी को काफ़ी फटकार लगाता है। पर बावजूद इसके आलोक काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो जाएगी, बेहतर है तुम सर्वेश को छोड़ दो। प्रियंका अपनी पति की बात मान लेती है और सर्वेश को छोड़ देती है। प्रियंका सर्वेश को तो छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद से प्रियंका का रवि के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि रवि आलोक का दोस्त ही नहीं था, बल्कि अक्सर उसके घर पे भी आते जाते रहता था। प्रियंका और रवि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से प्रियंका रवि को भी अपने घर में बुलाने लगती है और अपने घर के अंदर ही उससे मुलाकात करने लगती है। लेकिन रवि और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी आलोक को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन प्रियंका जब इधर सर्वेश को छोड़ देती है, उसके बाद से प्रियंका जब भी अपने घर से बाहर निकलती है, रास्ते में सर्वेश उसे देख करके तरह तरह के कमेंट करने लगता है। इस वजह से प्रियंका सर्वेश से इस प्रकार गुस्से में आ जाती है कि एक दिन ये सारी बातें अपने पति आलोक को बता देती है। जब अपने पति से कहती है कि रास्ते में सर्वेश उसे परेशान करता है, आलोक भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर आलोक अपने दोस्त रवि से जाकर मुलाकात करता है और कहता है कि हमें सर्वेश को रोकना होगा। जब सारी बात बताता है, रवि भी प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि सर्वेश को अब प्रियंका का पीछा छुड़ाने के लिए आलोक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और घटना से ठीक 3 दिन पहले आलोक और रवि दोनों मिलकर के बीच मार्केट में ही सर्वेश की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। सर्वेश की जब पिटाई करते हैं, इस पिटाई से सर्वेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। दोनों से बदला लेने के लिए सर्वेश जाकर अपने फुफेरा भाई भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करता है और कहता है कि मेरा साथ दो। सर्वेश जब अपनी सारी बातें भूपेंद्र को बताता है, भूपेंद्र भी सर्वेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 29 नवंबर को सर्वेश भूपेंद्र को लेकर रवि के घर पे जाता है। लेकिन जब उसके घर पे पहुंचता है तो मालूम चलता है कि रवि अपनी ड्यूटी जा चुका है। शाम के वक्त सर्वेश भूपेंद्र को लेकर के उस जगह पे चला जाता है जहां पे आलोक अपनी मजदूरी कर रहा था। जैसे ही मजदूरी करके शाम के वक्त उधर से आलोक अपने घर के लिए निकलता है,
जब एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, सर्वेश और भूपेंद्र उसका रास्ता रोक लेते हैं और वहीं पे बुरी तरीके से उसकी पिटाई करने लगते हैं। सर्वेश इस प्रकार से गुस्से में आ चुका था कि बगल से एक भारी चीज उठा करके लाता है और उससे आलोक के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से आलोक वहीं पे काफ़ी गंभीर अवस्था में गिर जाता है। जैसे ही आलोक नीचे गिर जाता है, उसके बाद से सर्वेश उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। आलोक की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सर्वेश अपने आप को बचाने के लिए और प्रियंका का प्यार पाने के लिए फिर से एक चाल चलता है। दरअसल सर्वेश भूपेंद्र के माध्यम से आलोक की डेड बॉडी को लेकर के इसी मिक्सन ग्रीन सोसाइटी के सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर रख देता है, क्योंकि सर्वेश को लगता है कि रवि इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस जब डेड बॉडी को बरामद करेगी, पुलिस का शक रवि के ऊपर जाएगा और फिर पुलिस रवि को अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज देगी, जिस वजह से मुझे प्रियंका का प्यार भी मिल जाएगा। वाकई में सर्वेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सर्वेश के ही तहरीर पर उसके फुफेरा भाई भूपेंद्र को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।